हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज सोनम चौहान। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 15 एमसीक्यूज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि बीए फिफ्थ सेमेस्टर का जो पेपर 2 है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लोक प्रशासन के सिद्धांत। इसमें हमने थ्योरी वाले लेक्चर हम ऑलरेडी अवेलेबल करा चुके हैं। चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में इसकी इंडिविजुअल प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। उसी प्लेलिस्ट में टॉप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हमने प्रोवाइड करा दिए, उसकी भी वीडियोज़ आपको मिल जाएगी। और साथ में ये जो एमसीक्यूज वाली वीडियोस हैं ये भी आपको हेल्प करेगी। इसके साथ में ये बनाने का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में जो पेपर पैटर्न है वो ऑप्शनल है, यानी कि एमसीक्यूज बेस्ड है। तो उस पर्सपेक्टिव से उनकी इसमें हेल्प हो जाएगी। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले भाई वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आने वाले वीडियोज़ की अपडेट और नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बाकी जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर हम हर एक लेक्चर की जो पीपीटी है वो प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपको नोट्स में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वैसे तो लिंक मिल जाएगा, और अगर लिंक से सीधे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं क्योंकि काफ़ी सारे इश्यूज सोशल मीडिया पर आ जाते हैं, तो उस बेस पर आप सोनम चौहान पॉलिटी के नाम से जैसे ही सर्च करोगे आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बाकी इंस्टाग्राम चैनल है, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी अपडेट स्टोरी वगैरह हम शेयर करते रहते हैं। तो चलिए, अब यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देखिए कि प्रशासन जो है वो लैटिन भाषा के दो शब्दों एड और मिनिस्ट्रेयर से मिलकर बना है, जिसका सामान्य अर्थ है। अब ये जो पूरा का पूरा सीरीज है, ये जो पूरी पूरी क्लास है, हमने दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल करा रही है, यानी कि इसमें आपको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके देखो चीज़ें दिखाई दे रही हैं और हिंदी में भी हैं, ठीक है। तो दोनों ही स्टूडेंट के लिए ये वीडियोज़ अपना प्रॉफिटेबल होगी। तो एडमिनिस्ट्रेशन इज अ मेड ऑफ द टू लैटिन वर्ड एड एंड मिनिस्ट्री विच हैव ए जनरल मीनिंग। तो इसमें मीनिंग आपको बताना, जिसमें ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा कि द व्यवस्था करना या व्यक्तियों की देखभाल करना, टू अरेंज टू और टेक केयर ऑफ पर्सन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, शब्दकोश के अनुसार प्रशासन का अर्थ है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी द मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, कार्यों का प्रबंध करना यानी कि मैनेज टास्क। तो बेसिकली जो प्रशासन होता है उसका मीनिंग ही क्या होता है? व्यवस्था करना, मैनेजमेंट करना, प्रबंध करना, ठीक है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए, प्रशासन के लिए आवश्यक तत्व नहीं है, इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन सब ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन ऐसा निकालना है जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेट नहीं करता है। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, क्लास स्ट्रगल यानी कि वर्ग संघर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस संगठन के लिए प्रशासन शब्द का प्रयोग नहीं होता है? फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन द वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट यूज्ड। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, फैमिली यानी कि परिवार। तो फैमिली और परिवार के लिए कभी भी प्रशासन का ये जो वर्ड है, ये जो मतलब इसको यूटिलाइज किया ही नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोक प्रशासन में लोक का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा कि सारी जनता से संबंध यानी कि पब्लिक रिलेशन। अब यहाँ पे लोक प्रशासन को जब आप डिफाइन करते हो, इस वर्ड को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हो, तो लोक का मतलब पब्लिक से लिया जाता है, प्रशासन का मतलब व्यवस्था, जहाँ पे पब्लिक के लिए व्यवस्था की जाती है, तो यानी कि वहां पर सारी जनता से इसको रिलेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोक प्रशासन के बारे में या लोक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में पोस्ट कोर्ब दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन है? इनमें से आपको बताएं, द प्रोपोनेंट ऑफ पोस्ट कॉर्ब व्यू रिगार्डिंग द फील्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा, लूथर गुलिक और उर्विक। तो ये दो ऐसे थिंकर रहे हैं जिन्होंने लोक प्रशासन के स्कोप में, यानी कि जो उसका क्षेत्र, जो उसका एरिया है, जिसमें पोस्ट कॉर्ब का जो थ्योरीज है वो यहाँ पर दी है। तो पोस्ट कॉर्ब की फुल फॉर्म वैसे मैंने बताई हुई है अपनी थ्योरीज वाले लेक्चर में, अगर आपने अटेंड की है तो नीचे पोस्ट कॉर्ब की फुल फॉर्म एक एक करके आपको एक्सप्लेन करने, नीचे कमेंट करके हमें बताना कि पोस्ट कॉर्ब का मतलब क्या होता है, पी का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब क्या होता है, एस डी, सबका एक अलग अलग मीनिंग है। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पोस्ट कॉर्ब इज अ वेरी 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 एसेंशियल्स, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संगठन के आवश्यक तत्व है, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर हर एक जो भी ऑप्शन में आपको पॉइंट नजर आ रहे हैं, सारे के सारे ही ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करते हुए एलिमेंट्स है, ठीक है। सामान्य उद्देश्य यानी कि एक जनरल पर्पस होता है, पर्सन होते हैं, प्लेस ऑन एरिया होता है, प्रोसेस होता है। सो बेसिकली यहाँ पर लास्ट वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबाव यानी कि उपयुक्त सभी। सो दोस्तों, अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाले जो भी देखिए एग्जाम का इन्वायरमेंट है, तो बहुत सारे ऐसे नोटिफिकेशन होती है जिनकी अपडेट हम मतलब डे टू डे हमें देनी होती है। तो उसकी इमीडिएटली नोटिफिकेशन के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पद सोपान को आदेश प्रक्रिया यानी कि स्केलर प्रोसेस का नाम किसने दिया है? तो ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा, मैंने और रेले ने।
मैंने मतलब मैं अपने बारे में बात नहीं कर रही, यहाँ पे नाम ही है मैंने। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पद सोपान के लाभों में कौन सा एक नहीं है, विच इज अ नॉट वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ हेरारकी। तो यहाँ पर पद सोपान जो हेरारकी सिस्टम है उसके बारे में आपको बताना है, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। पत्र व्यवहार में सुगमता होती है, देयर इज इजी इन कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अच्छे पर्यवेक्षक का गुण क्या होता है, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड सुपरवाइजर। जो सुपरवाइजर होते हैं, जो एक तरीके से इंस्पेक्शंस के लिए आते हैं, उनमें एक अच्छी क्वालिटीज क्या होती हैं, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। यानी कि जितने भी ऑप्शन में आपको नजर आ रहे हैं सारे के सारे ही क्या है, गुड क्वालिटीज ऑफ सुपरवाइजर। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि मुख्य कार्यपालिका का औपचारिक तथा वास्तविक रूप कहाँ पाया जाता है, द फॉर्मल एंड एक्चुअल फॉर्म ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव इज फाउंड इन। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, उपयुक्त तीनों में। यानी कि भारत में भी, जापान में भी और ब्रिटेन में भी चीफ एग्जीक्यूटिव की जो फॉर्मल है और एक्चुअल है, ये दोनों ही वहाँ पर वैल्यूज आपको देखने को मिलेगी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश में संसदीय कार्यपालिका पाई जाती है, इन विच कंट्रीज ए पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव फाउंड। तो यहाँ पर इन सारे ऑप्शंस में से सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन का सही हो जाए, बिकॉज ऑफ भारत में ही। देखो, ब्राजील में नहीं है, अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में, कहीं पर भी पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां पर पार्लियामेंट्री सिस्टम। हाँ, अगर इसमें ब्रिटेन होता तो फिर ऑप्शन भी चेंज होता है कि ए और बी दोनों है, तो ब्रिटेन होता तो एक अलग बात थी, बट यहाँ पे ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, भारत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है, एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। वो इसलिए बहुल कार्यपालिका, मल्टीपल एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है जहाँ पावर सिर्फ एक व्यक्ति के हाथों में नहीं होती, जो कि इंडिया में भी देखो, इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो सबसे ज़्यादा पावर यहाँ पे पीएम के हाथों में है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम अगर अमेरिका की बात करते हो, सबसे ज़्यादा पावर वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है उनके हाथों में है। लेकिन स्विट्जरलैंड एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर मल्टीपल एग्जीक्यूटिव की जो व्यवस्था है वो देखने को मिलता है, ये सिस्टम देखने को मिलता है, बिकॉज ऑफ वहाँ पर ना पीएम है, ना सीएम है, ना प्रेसिडेंट है, ना वहाँ पर किंग है। वहाँ पर है 7 सदस्य संघीय परिषद होती है, जो कि पूरे उसको मतलब स्विट्जरलैंड को गवर्न करती है, वहाँ पर रूल्स रेगुलेशंस क्रिएट करती है। सो बेसिकली जो भी वहाँ पर मतलब जो पावर्स होती हैं वो 7 के 7 जो सदस्य होते हैं उनके हाथों में होती है, और सब एक दूसरे को कंट्रोल करने, मतलब कोई भी अपनी मनमानी नहीं कर सकता। ठीक है, बाकी स्विट्जरलैंड के बारे में मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स वाले पेपर में। नहीं देखा तो जाकर के भाई अटेंड कर लेना, अभी भी टाइम है। अब एग्जाम में वो नहीं, आप लेक्चर्स नहीं अटेंड करोगे तो क्या करोगे। ठीक है, उसको अटेंड जरूर कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि स्टाफ एवं लाइन शब्दों को कहाँ से ग्रहण किया गया है, वेयर आर द वर्ड ऑफ स्टाफ एंड लाइन टेकन फ्रॉम। तो ये जो वर्ड है ना, स्टाफ और लाइन एजेंसीज की जब हम बात करते हैं, सो बेसिकली ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टाफ अभिकरण का कार्य नहीं है, स्टाफ इज नॉट एजेंसीज इज जॉब। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, आदेश देना यानी कि ऑर्डर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामान्य स्टाफ का उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ जनरल स्टाफ। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, यानी कि उपयुक्त तीनों। अब सामान्य जो जनरल स्टाफ है उसका उदाहरण द ऑफिसर्स ऑफ पीएम, यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय भी इससे रिलेट करता है, ONM ऑर्गेनाइजेशन भी इससे रिलेट करता है, कैबिनेट सेक्रेटरीट भी इससे रिलेट करता है। तो ऑप्शन इसके सारे के सारे ही सही हो जाएंगे, द अबाव दियर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अच्छे बजट का गुण क्या है, क्वालिटीज ऑफ गुड बजट। तो अच्छे बजट का गुण क्या होता है, ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा, आय व्यय के मध्य संतुलन, यानी कि कितनी इनकम हो रही है कंट्री में, कितना इन्वेस्ट हो रहा है बाहर, एक उसका पूरा प्रॉपर रूप से उसका एक अच्छा बैलेंस क्रिएट करना ही एक अच्छे बजट का एक क्वालिटीज होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संसद में बजट पास होने की प्रक्रिया कितने चरणों में पूरी होती है, इन हाउ मेनी स्टेजेस इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग द बजट इन इंडिया। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, यानी कि 5। ठीक है, और 5 कौन कौन सी, नीचे कमेंट करके बताना है, क्योंकि अगर आपने बजट नहीं पढ़ा है, भारत का ही बजट नहीं पढ़ा है, तो भाई आपको कौन पॉलिटिकल का स्टूडेंट बोलेगा कि आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो। सो बेसिक सी इन्फॉर्मेशन तो बेसिकली आपको पता भी होनी चाहिए। नीचे कमेंट करके बताना कि भारत में जब बजट का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो वो कैसे कैसे रखा जाता है और किस तरीके से वो पास होता है, लोकसभा में रखा जाता है कि वो राज्यसभा में रखा जाता है, नीचे कमेंट करके बताना। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में तो देखो आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाई है, बेसिकली लोकसभा और राज्यसभा भी पढ़ी है, तो मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की भी यहाँ पे जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में केंद्रीय बजट का निर्माण कौन करता है, हु प्रिपेयर द यूनियन बजट इन इंडिया। तो ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा, वित्त मंत्रालय यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है,
अब यहाँ तक आपका कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक को लेकर के तो नीचे कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि अभी तक देखो सारा कोर्स हमने कंप्लीट करा दिया, सारा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए, वन शॉट वीडियो हमने अवेलेबल करा दी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने बता दिए हैं, थ्योरी के तो ऑलरेडी हम पूरे ही करा चुके हैं। एंड देन अब जो है ये एमसीक्यूज वाली भी हम सीरीज प्रोवाइड कर, हालांकि कुछ बच्चों के एग्जाम हो चुके हैं, लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि उनके रिटन में होएगा, लेकिन हाँ जिनके एमसीक्यूज बेस्ड है उनको कहीं न कहीं इससे भी हेल्प मिल जाएगी। और चलो आपका थ्योरी में भी है, आपने रिटन वाला भी एग्ज़ाम दिया है, आपके रिटन वाले भी आने वाले हैं। तो इस बेस पर तो आपकी एक नॉलेज ही बढ़ती है कि आप 250 का एक्स्ट्रा में भी ये वीडियो अटेंड कर सकते हैं, ठीक है? तो ये तो सभी स्टूडेंट्स के लिए है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में लेखांकन की वर्तमान पद्धति का प्रारंभ कब हुआ? व्हेन वाज द प्रेसिडेंट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग स्टार्टेड इन इंडिया? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, 1958। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे देश में लेखा परीक्षण का कार्य किसके द्वारा संपन्न होता है? बाय हुम इज द वर्क ऑफ ऑडिट डन इन अवर कंट्री? तो लेखा परीक्षण जो ऑडिटर का काम होता है वो किसके थ्रू कंप्लीट कराया जाता है? तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, महालेखा परीक्षक यानी कि ऑडिटर जनरल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में लेखा परीक्षण यानी कि ऑडिट इन इंडिया किस लेवल पर होता है? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ये किस लेवल का सब्जेक्ट है? ये संघीय विषय का, क्योंकि देखो अपने देश में कहाँ कितना खर्च हो रहा है, कितना काउंटिंग है, कितनी ऑडिटिंग करनी है, बैलेंस में किस तरह की चीज़ें रखनी है। सो ये तो एक सेंटर का सब्जेक्ट होता है, सेंटर लेवल पर ही ये चीज़ें रखी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रदत्त विधान क्या है? व्हाट इज ए प्रोवाइड लेजिस्लेशन? तो ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा, कानून निर्माण की शक्ति। तो प्रदत्त विधान, विधान का मतलब होता है लॉ क्रिएट करना, और प्रदत्त का मतलब होता है उसको डेलीगेट करना। ठीक है, तो इसका मतलब होता है भाई कानून निर्माण की शक्ति। ठीक, पावर टू मेक लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रशासन की अवधारणा किस मूल विज्ञान से मानी जाती है? द कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसिडर फ्रॉम विच बेसिक साइंस? तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, राजनीतिक विज्ञान इनकी पॉलिटिकल साइंस। सो बेसिकली आप किसी भी अन्य ह्यूमैनिटी के किसी भी ऐसे सब्जेक्ट में इसको रिलेट करके स्टडी नहीं करते हैं, तो ये कहाँ पर पढ़ा जाता है? ये पॉलिटिकल साइंस का ही एक मूल विज्ञान माना जाता है प्रशासन। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यवहारवाद किस सामाजिक विज्ञान का मूल तंत्र है? बिहेवियरिज्म इज अ बेसिक सिस्टम ऑफ विच सोशलिज्म? तो यहाँ पर जब हम व्यवहारवाद की बात करते हैं, भले ही हम इसे अपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये किसका मूल तंत्र है, ये किसका बेसिक एलिमेंट्स है? ये है समाज विज्ञान यानी कि सोशल साइंसेस का। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवीन लोक प्रशासन जोड़ देता है जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इम्फेसिस। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, लोक प्रशासन को राजनीतिक विज्ञान से पृथक करने पर। ठीक है, सो ऑन सेपरेटिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मिन्नो ब्रुक सम्मेलन का विचारणीय विषय था। तो द सब्जेक्ट्स मैटर ऑफ इन मिन्नो ब्रुक कॉन्फ्रेंस वाज, तो उसका मेन थीम या उसका मेन सब्जेक्ट क्या था? ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, परिवर्तन समाज में लोक प्रशासन की भूमिका यानी कि रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए चेंजिंग सोसाइटी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकास प्रशासन का घनिष्ठ संबंध है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हैज ए क्लोज रिलेशनशिप? तो ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा, तुलनात्मक लोक प्रशासन से। ठीक है, यानी कि फॉर्म कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुलनात्मक प्रशासन समूह की स्थापना हुई, कंपैरिजन ग्रुप एस्टैब्लिश, तो ये कब हुई? तो ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा, 1953 यानी कि 1953 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुलनात्मक प्रशासन समूह के प्रथम अध्यक्ष थे, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप वाज? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, फ्रेडरिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकास प्रशासन का उद्देश्य, द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन? सो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, परिवेश अभिमुखी यानी कि इन्वायरमेंट ओरिएंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकास प्रशासन की विशेषता नहीं है, डेवलपमेंट इज नॉट स्पेशली ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? तो ऐसी कौन सी स्पेशलिटी है जो विकास प्रशासन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, नौकरशाही प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि औद्योगिक समाजों में पाए जाने वाले लोक प्रशासन का लक्षण है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फाउंड इन द इंडस्ट्रियल सोसाइटीज आर? ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, उपयुक्त तीनों यानी कि द अबाउ थ्री। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन इसमें औद्योगिक समाज यानी कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है उससे रिलेट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकासशील देशों में विकास एवं सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख बाधक है, यानी कि इट इज ए मेजर obstacle to डेवलपमेंट एंड सोशल चेंजेस डेवलपमेंट कंट्रीज। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, लोक प्रशासन यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूमंडलीकरण शब्द का प्रचलन किस दशक में हुआ है ना? इन विच डिकेड डिड द वर्ड ग्लोबलाइजेशन बिकम ए पॉपुलर? यानी कि कौन सा वो सन है जहां से ग्लोबलाइजेशन बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ? तो ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा, 1980 यानी कि 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को संक्षेप में संबोधित किया जाता है।
है, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आर एड्रेसेस ब्रीफली। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, LPG जिसको बोला जाता है, L से लिबरलाइजेशन, P से प्राइवेटाइजेशन एंड G से ग्लोबलाइजेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में उदारीकरण की प्रथम शुरुआती मानी जाती है। इट इज ए कंसिडर टू बी द फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन इन इंडिया। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, राजीव गांधी गवर्नमेंट से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस काल में भारतीय प्रशासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक था। इन विच पीरियड वाज ए फॉर्म ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन मोनार्कियल। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, ऋग्वैदिक काल में, यानी कि इन द ऋग्वैदिक पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे देश का अत्यंत प्राचीन महाकाव्य कौन सा है, विच इज द मोस्ट एंशियंट एपिक ऑफ अवर कंट्री। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, यानी कि रामायण और महाभारत दोनों ही हमारे देश के सबसे एपिक माने जाते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई, व्हेन वाज द मुगल एम्पायर एस्टैब्लिश्ड। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, 1526 यानी कि 1526 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी, तो व्हेन डिड हुमायूं डाई। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, 1556 यानी कि 1556 में। अब पॉलिटिकल साइंस में इस क्वेश्चन का आने का मतलब यही है क्योंकि हम पढ़ते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का डेवलपमेंट के बारे में। सो बेसिकली वहां पर 3 पीरियड में इसको डिवाइड किया गया है, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। तो मिडिवल में हम यहाँ पे थोड़ा सा मुगल एम्पायर को हमें पढ़ना यहाँ पर मतलब थोड़ा सा देखना पड़ता है, ठीक है, कि कब से कब तक ये सिस्टम रहा था भारत में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मुगल प्रशासन की विशेषता है स्पेशली ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, ये सभी, यानी कि मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन भी वहां पर देखा गया, ब्यूरोक्रेसी भी है, नौकरशाही, और मुख्य कार्यपालिका यानी चीफ एग्जीक्यूटिव भी वहां पर देखने को मिलती है जब उसके बारे में स्टडी की जाती है। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, ये सभी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत में ब्रिटिश शासन का इतिहास काल कब से शुरू हुआ, तो व्हेन डिड द हिस्टोरिकल पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, 1600 यानी कि 1600 से इसको माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सर्वप्रथम बंगाल में राजस्व मंडल की स्थापना कब की गई, व्हेन वाज द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन बंगाल। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, 1786 यानी कि 1786। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पुलिस अधिनियम 1861 कब लागू हुआ, व्हेन डिड द पुलिस एक्ट 1861 कम इनटू फोर्स। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, 1860 यानी कि 1860। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वर्तमान समय में केंद्र सरकार में कितने मंत्रालय के, हाउ मेनी मिनिस्टर्स आर देयर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट एट प्रेजेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, 58। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत का प्रशासन किन गुणों से युक्त है, तो व्हाट क्वालिटीज डज इंडियाज एडमिनिस्ट्रेशन पोसेस। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, इन सभी, यानी कि जो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, सो बेसिकली उसमें ये स्पेशलिटीज, ये क्वालिटीज आपको देखने को मिलती है, प्रोग्रेसिव है और इसके साथ साथ ही डायनेमिक वेरिएबल भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि भारतीय प्रशासन की नकारात्मक विशेषता कौन सी है फ्रॉम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, ये सभी, क्योंकि जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है अगर उसकी नेगेटिव एस्पेक्ट्स की भी बात करें सो बेसिकली उसमें ब्यूरोक्रेसी देखने को मिलती है, बहुत ही लिमिटेड सिटीजनशिप जो पार्टिसिपेशन वो देखने को मिलता है, एंड बहुत ज़्यादा क्रिटिकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका डी सही होगा, क्योंकि जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है जितना हमें फ्लेक्सिबल देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, उतने ही इसके जितने पॉजिटिव है उतने इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी बहुत बार देखने को मिलती है, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी का मतलब नौकरशाही, यानी कि हर एक अधिकारी जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर होता है वो अपने छोटे अधिकारों को या तो परेशान करता है या फिर अपने ऑर्डर को ज़बरदस्ती उनके ऊपर थोपने की कोशिश करता है, तो ये होता है नेगेटिव ब्यूरोक्रेसी। सो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पर कि ब्रिटिश कालीन प्रशासन को कितने कालों में बांटा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, 4। अब नेक्स्ट और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखिए कि अंग्रेजों द्वारा भारत पर शासन का उद्देश्य क्या था, कि जब भारत पर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेट किया, अपना जो सिस्टम है वो स्टैब्लिश किया, तो उनके ऑब्जेक्टिव क्या थे। सो यहाँ पर भारत में राजस्व और कच्चा माल इकट्ठा करके इंग्लैंड भेजना, ठीक है, यानी कि वो ट्रेड के माध्यम से ही भारत से जुड़ रहे थे और कहीं ना कहीं ट्रेड तो उनकी एक शुरुआती थी, और भारत पर शासन करने हेतु शांति बनाए रखना, ये 2 ऑब्जेक्टिव सिर्फ दिखाने के लिए थे। जो सच्चाई है वो सबको पता है, इसलिए ऑप्शन इसका यहाँ पर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों ही अंग्रेजों के द्वारा जो भारत पर शासन किया गया था मेन ऑब्जेक्टिव शो ऑफ करने के लिए, ठीक है। बाकी यहाँ तक की चीज़ें आपकी क्लियर आउट हो चुकी होंगी, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपका है तो नीचे कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। और बाकी वीडियो पसंद आती है तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताने कि आप कहाँ से, किस यूनिवर्सिटी, किस कॉलेज से या किस स्टेट से ये वीडियोज़ अटेंड कर रहे हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फर्स्ट
बार आप चैनल पर आ रहे हैं, ठीक है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन क्विकली आप तक पहुंचता रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।